hi, namaste everyone and welcome back to NCERT with अंशिका। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी दैट चैप्टर 5 ऑफ फिजिक्स। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं वर्क को, उसका कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं, उसे समझने वाले हैं इन अ फनी एंड एंटरटेनिंग वे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। अभी अपने दिमाग से सब कुछ निकाल दो, इस चैप्टर के बारे में, इस वर्क के बारे में, एनर्जी के बारे में, जो कुछ भी जानते हो सब निकाल दो, ब्लैंक कर दो। नाउ अब ठंडे दिमाग से सोचो, वर्क क्या होता है, घर में काम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क। सोचो सोचो, समझ में आया? क्या तुम्हें लगता है कि खड़ा होना, खेलना, कूदना, स्विमिंग करना, बाथ लेना, सोना, ये सब वर्क होता है? हम लोग को तो ऐसे ही लगता है भाई, घर में तो यही होता है। लेकिन अगर हम फिजिक्स की माने तो वर्क का डेफिनेशन कुछ और ही है। फिजिक्स में वर्क का मतलब इन सारी चीज़ नहीं होती है जो हम रेगुलर बेसिस पर अपने घर में करते हैं। तो चलिए जानते हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क क्या होता है, जिसके लिए इतना चैप्टर बना दिया गया है बड़ा सा। तो पहले स्टार्ट करते हैं एक डेफिनेशन से। भाई एनसीईआरटी की डेफिनेशन याद करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैसे याद करें, इतना बड़ा जो है। एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक आपको जो दिख रहा है, इसका सिंपल सा आंसर पता है क्या होगा? सिंपल सा याद करना है तो बस ये याद कर लो, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। यस, मतलब इतने बड़े से सेंटेंस का बस यही एक लाइन में आंसर है, यही एक लाइन में एक्सप्लेनेशन है। चलो बताती हूँ इसमें है क्या। ये जो W आपको दिख रहा है ये होता है वर्क, ओके। ये F जो आपको दिख रहा है ये है फोर्स, और ये जो S है ये है डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली ये क्यों कहा है मैंने कि यही इसकी डेफिनेशन है। देख लीजिए, पढ़िए तो एक बार जरा। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और इतना बड़ा ये जो सेंटेंस है, इसके लिए बस एक लेटर है एस, डिस्टेंस और डायरेक्शन। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है ना, डिस्टेंस में डायरेक्शन प्लस कर दो, क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है एस के सिंबल से। तो जो इतनी बड़ी सी डेफिनेशन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ये आपका बस एक लाइन में क्लियर हो गया। हाँ, एक बार समझा जरूर दूंगी मैं। तो बेसिकली वर्क का मतलब फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके कुछ कंडीशन होते हैं। जैसे कंडीशन में यहाँ पर दिए गए हैं, फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। मतलब अगर कोई बॉडी है और हमें बताना है कि उसमें वर्क हो रहा है, तो सबसे पहले उस पर कोई फोर्स काम करना चाहिए। वो फोर्स कितने का भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर्स काम करना ही चाहिए, ठीक है। बिना फोर्स के वर्क नहीं हो सकता, ओके। नेक्स्ट थिंग, बॉडी को डिस्प्लेस होना पड़ता है। अब डिस्प्लेस वर्ड क्यों हम लोग यूज़ किए हैं? ये इसलिए क्योंकि डिस्प्लेस तो होना पड़ता है, लेकिन अपने जगह से हिलना पड़ता है, डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, लेकिन उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। मतलब अगर ये एक बॉडी है और इस पे ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ये बॉडी किस तरफ जानी चाहिए? इसी तरफ जानी चाहिए। तब क्या हम बोल सकते हैं? तब हम बोल सकते हैं कि जी हाँ, इस पे फोर्स इस पे वर्क डन किया जा रहा है। चलिए अब थर्ड कंडीशन देखते हैं, जो कि है, एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। तो बेसिकली हमने इसमें पढ़ा है कि अगर कोई भी बॉडी है और हमें बताना है कि उस पर वर्क हो रहा है या नहीं, तो पहले तो बॉडी पर कोई फोर्स लगनी चाहिए, जो कि ये लगा रहा है, ठीक है। अब बॉडी को ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, राइट, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और बॉडी डिस्प्लेस भी इसी डायरेक्शन में कर रही है, मतलब इस बॉडी पर वर्क हो रहा है। तो ध्यान से सुनो, अगर एक बॉडी है उस पर कोई भी फोर्स लगाया जा रहा है, उसे ढकेला जा रहा है या खींचा जा रहा है, बस समझ लो अगर वो बॉडी अपने जगह से हिल रही है और उसी डायरेक्शन में हिल रही है जिस डायरेक्शन में उसे खींचा जा रहा है या फिर
पुश किया जा रहा है या पुल किया जा रहा है, तो समझ लो उस बॉडी पर वर्क डन हो रहा है। जीरो वर्क डन, जिसका एक नया सा टॉपिक बन गया है इतना बड़ा, वो कुछ भी नहीं है। जीरो वर्क डन का मतलब होता है काम चोरी। ओके, सिंपल सी बात है। वर्क डन का मतलब काम करना, तो जीरो वर्क डन का मतलब काम चोरी, काम नहीं करना। जस्ट आप एक चीज़ इमेजिन करिए कि आप दिन भर बेड पर लेटे हुए हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो घर में तो बोला जाता है कि ये तो काम चोर है, ये तो काम ही नहीं कर रही है। इन द सेम वे फिजिक्स में भी काम कब नहीं हो रहा होता है, जब फोर्स एक्ट ही ना करे, और फोर्स में जब एक्ट भी करे तो भी कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो। अब यहाँ पर कुछ अलग सा ही टर्म है। मान लो ये फुटबॉल है या फिर कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट है, जब हम इस पर किसी तरह का फोर्स अप्लाई ही नहीं करेंगे तो हम ये कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि ये अपने आप चली जाएगी, कहीं भी नहीं जा सकती ना। तो जीरो वर्क डन का मतलब यही होता है कि भाई इस पर ना तो कोई फोर्स लगा है, अगर फोर्स लगा भी है तो कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही ना। दिस इज व्हाट जीरो वर्क डन मीन्स टू अस। ओके, next thing is acting force is perpendicular to the direction of displacement। एक्टिंग फोर्स जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये मैं आपको आगे अच्छे से समझाने वाली हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है। इसे समझने के लिए हमें डायग्राम की हेल्प चाहिए, जो कि मैंने आगे प्रिपेयर कर रखी है। आगे बढ़ते हैं। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसको जो है मैग्नीट्यूड ही चाहिए, बस इसको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, इसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। वर्क डन को इसको बस मैग्नीट्यूड चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, हाँ, इसका फॉर्मूला जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, W इज इक्वल टू F इंटू एस, जहाँ पर F इज इक्वल टू फोर्स एंड S इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये तो हमें पता ही है, ये भी हमने जान लिया है। अब हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू mg। ठीक है, F इज इक्वल टू ma भी होता है। A इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि जिसको g से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इट्स ओके, F इज इक्वल टू mg हमने पढ़ा हुआ है। बस वही चीज़ यहाँ पर भी लग गया। F इज इक्वल टू m इंटू जी, तो वर्क डन, F को रिप्लेस कर दो mg से, तब क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशन वाला वो एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। बस यही चीज़ था। अब आता है हमारा न्यूमेरिकल का टाइम, बहुत इजी। तो न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया है कि एक पॉटर है, पॉटर मतलब कूली टाइप का, उसने एक लगेज को उठाया हुआ है जो कि 15 किलो का है। सबसे पहले गिवन करके यहाँ पर मास लिख लो। ठीक है, गिवन करके यहाँ पर आप लोग मास लिख लो, क्योंकि मास हमने देख लिया है। मास का वैल्यू कितना है, 15 kg। ओके, तो हमने मास लिख लिया है, दैट इज़ 15 kg। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे है ग्राउंड से उठाया है एंड पुट इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब यहाँ पर क्या कहते हैं, डिस्टेंस भी आ गया, डिस्टेंस इंटू डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट S को मान लेंगे हम लोग 1.5 मीटर। अब इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन करके भी मैं बता देती हूँ। ये है एक कूली जिसने इस लगेज को अपने सर पर उठाया हुआ है। अब ग्राउंड से और इसके सर से दूरी कितना है, 1.5 मीटर है। ठीक है, ये लगेज का मास कितना है, 15 kg है। अब हमें बताना है कि इसने कितना काम किया। सिंपल सी बात है, वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस। अब आगे हमने देखा था कि F इज इक्वल टू mg। ठीक है, अब हम लोग g को 10 मान लेते हैं, वैसे तो 9.8 होता है लेकिन 10 मान सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, m इंटू जी इंटू एस। आगे है हमारा वर्क डन इज इक्वल टू मास कितना दिया है, 15 kg इंटू ये हम 10 मीटर पर सेकेंड मानेंगे इंटू 1.5 मीटर। इसको आप सॉल्व करो, कितना आएगा। इसको अगर हम लोग करेंगे तो आएगा 225 न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पर हम लोग न्यूटन क्यों लगाएं, क्योंकि ये दोनों जो है फोर्स को दर्शा रहा है। ठीक है,
और फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। यहाँ पर m है ही तो m को यूं ही रख दिया। 225 न्यूटन पर मीटर, या फिर इसे 225 जूल भी बोल सकते हैं, वो मैं आगे बताती हूँ क्यों। क्योंकि वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, ठीक है। और 1 जूल होता है 1 न्यूटन पर मीटर के इक्वल, इसीलिए हम 225 जूल को 225 न्यूटन पर मीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये था एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो कि आपको हेल्प करेगा समझने में। नेक्स्ट वर्क में समझने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है ये 3 पॉइंट, बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये, इससे आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है ये, बस 9th के लिए नहीं, आगे की क्लासेस के लिए भी। इसीलिए हम आगे की क्लासेस के लिए भी प्रिपेयर होते चलेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो ऊपर हमने जो चीज़ छोड़ा था वो यहाँ पर सबसे पहले आई है। मतलब अगर F परपेंडिकुलर होगा S के तो फिर वर्क डन 0 होगा। कैसे, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर एक इंसान है, वो खड़ा है। अब वो इस ऑब्जेक्ट को इस तरह खींच रहा है, ठीक है, इस तरह खींच रहा है। लेट अस कंसीडर 8 पॉइंट, यहाँ से लाइक दिस वे, ठीक है। तब आप एक चीज़ को ध्यान दो, अगर ये इसको इस तरह खींचेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा इस ऑब्जेक्ट का, ऊपर थोड़े ना जाएगा, ये तो इस तरफ जाएगा, राइट। आप ही अगर किसी चीज़ को जस्ट ट्राई प्रैक्टिकली, आप भी किसी चीज़ को रोप से बांधकर ऐसे खींचो इस वे में, आप फोर्स यहाँ पर लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होगा, ठीक है। तो जो ये एंगल बन रहा है ये बनेगा कितने का, 90 डिग्री का। और जहाँ 90 डिग्री आ गया वहाँ पर वर्क डन को 0 कर दो, ठीक है। जहाँ 90 डिग्री आ गया वहाँ पर वर्क डन को 0 कर दो, क्योंकि यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू आपका 0 आ जाएगा। इसीलिए ये उतना हार्ड टॉपिक नहीं है ये कॉस थीटा वगैरह, डोंट ट्राई ऑन दिस। बस एक चीज़ को ध्यान रखो, जहाँ पर आपको 90 डिग्री का कोई एंगल बनता हुआ दिखेगा वहाँ पर बस 0 कर दो वर्क डन को। दूसरा है, if F and S are in the same direction then work done will be in positive। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, मतलब फोर्स भी अगर इसी डायरेक्शन में लगे और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो, तब क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव में आएगा। कैसे, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो इनके बीच जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो कितने का रहेगा, 0 डिग्री का रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना, इसके बीच जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का होगा। थीटा का वैल्यू आ जाएगा 0 डिग्री, कॉस थीटा का वैल्यू हमारा आ जाएगा 1, जो कि पॉजिटिव में है, +1, ठीक है। इसीलिए वर्क डन भी +1 इंटू F इंटू S, वर्क इज इक्वल टू F इंटू S, मतलब ये पॉजिटिव में आएगा। अब नेगेटिव में कैसे आएगा ये भी बताती हूँ। तो नेगेटिव में लाने के लिए अब यहाँ पर हम लोग F और S को अपोजिट डायरेक्शन में कर देते हैं। मतलब हम फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं, इस तरफ लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट मान लो इस तरफ हो गया। दोनों के बीच एंगल कितने का बना, 180 डिग्री का बना। थीटा का वैल्यू आया 180 डिग्री, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा हमारा, -1 में आएगा। मतलब वर्क डन इज इक्वल टू -1 इंटू F इंटू S। वर्क डन कितना हो जाएगा, -F इंटू S। तो इस तरह ये नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है, और 0 भी हो सकता है, ठीक है। चलो एग्जांपल दे देती हूँ मैं। अगर मान लो कोई लड़का साइकिल चला रहा है, ठीक है, साइकिल चला रहा है, इग्नोर द साइकिल स्ट्रक्चर बिकॉज आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। मान लो कोई साइकिल चला रहा है और वो पैडल मार रहा है, ठीक है, पैडल। अब वो फोर्स कहाँ लगाया, नीचे की तरफ लगाया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, इस तरफ हुआ। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। मतलब
वर्क डन कितना है 0। बोला था ना जहाँ 90 डिग्री दिखेगा वर्क डन 0 लगा देना, जहाँ पर आपको 180 डिग्री दिखेगा वहाँ पर माइनस में आएगा, जहाँ पर आपको 1 दिखेगा या फिर 0 डिग्री दिखेगा दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वहाँ पर प्लस में आएगा। ठीक है, बस ये चीज़ हम लोग को जानने की ज़रूरत थी जो कि हम जान। एक बार फिर से इन तीनों टॉपिक को अच्छे से याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं ताकि अच्छे से याद रहे। पहला है कि अगर F और S दोनों परपेंडिकुलर हो मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हो वर्क डन 0। अगर F और S दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो मतलब जहाँ F है उसी डायरेक्शन में S भी है और तब ये दोनों जो है 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे मतलब FS होगा पॉजिटिव। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ठीक है, तो फिर वर्क डन विल बी माइनस में आएगा वर्क डन माइनस FS, राइट। बस यही चीज़ देखना हमें ज़रूरी था न्यूमेरिकल। चलिए आगे बनाते हैं। लो जी, आ गया हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले चीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। अ बॉल ऑफ मास 1, अब गिवन लिखो पहले और उसके बाद लिख दो मास ऑफ द बॉल इज इक्वल टू 1 kg। आगे बढ़ते हैं। इज थ्रोन अपवर्ड। अब फिगर बनाओ अपने दिमाग में। एक ये बॉल है जिसका मास कितना है 1 kg है, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया। ठीक है, ऊपर की तरफ फेंका गया, फोर्स ऊपर की तरफ लगाया गया, लेकिन कुछ देर के बाद डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है इस पे। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं ना, वही इस पे एक्ट कर रहा है। तो फिर ये वर्टिकल फिगर दिमाग में रख लो। वर्टिकल मतलब इस तरह एंगल 180 डिग्री मतलब कॉस का वैल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा -1 होगा। मतलब कि हमारा आंसर जो है वो आएगा माइनस में। नॉट नेसेसरी, कभी कभी स्टेटमेंट के वजह से भी ये हो सकता है कि आंसर पॉजिटिव में भी आ जाए, बट ज़्यादातर माइनस में ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या है। मैक्सिमम हाइट कहाँ तक पहुँचना है? मैक्सिमम हाइट उसका पहुँचता है मतलब ऐसा हम लोग ले लेते हैं 4 मीटर। अब हम लोग को वर्क डन कैलकुलेट करना है और जी का वैल्यू कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू -F इंटू एस होगा, क्योंकि ऑफकोर्स मैंने बोला कि वर्टिकल जा रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ लगाया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, मतलब ये वर्टिकल एंगल 180 डिग्री -F इंटू एस लगेगा इस पर। अब क्या होता है हमारा, अब आ गया हमारा F का वैल्यू कितना है, फोर्स दिया नहीं है तो फोर्स को हम लोग M इंटू जी लेंगे। मास कितना है हमारा 1 kg और ग्रेविटेशन का हम लोग यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड लेंगे। अब हम लोग को आगे क्या करना है, S लेना है। S भी दिया ही हुआ है, दैट इज 4 मीटर। इसको सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। जी हाँ, पहले इसको ब्रैकेट में करके बाहर माइनस का सिंबल लगा देते हैं, तो आपका आंसर आएगा दैट इज -40 जूल, शायद 40 जूल, यस, -40 न्यूटन पर सेकेंड, सॉरी न्यूटन पर मीटर आएगा और 1 न्यूटन पर मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, मतलब कि -40 न्यूटन पर मीटर विल बी इक्वल टू -40 जूल। तो आपका आंसर कितना आया? वर्टिकल होने को देखा कि वो वर्टिकल था, वर्टिकल में उसका वो हुआ है, फोर्स ऊपर लगाया गया, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है फोर्स के, मतलब यहाँ पे 180 डिग्री वाला वो सिस्टम लगेगा। वो तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। यहाँ पर बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोल रहा है, मतलब नीचे का ग्राउंड उस पर कितना फोर्स लगा रहा है, वो तो अपोजिट हो ही जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन चेंज करेगा तो इसका वो माइनस से प्लस की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, सबसे बड़ा हिंट यहाँ पर दिया गया है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, जो कि आपको आपके इस कॉन्सेप्ट को एकदम आसान बना दिया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा देखते हैं। तो अभी राइट नाउ हम लोग लेते हैं छुट्टी। हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है, इसका पूरा चीज़ न्यूमेरिकल या फिर इसका कॉन्सेप्ट 0 वर्क डन, इसका क्या कहते हैं SI यूनिट, फॉर्मूला, सारा कंडीशन वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है।
So thank you for today's video. Meet you in the next video. Thank you. Please like, share and subscribe this video for more these type of updates, and comment if you want something more in various other subjects, that is of science, various other chapter of various classes even. Thank you so much guys.